पहली बार उन्होंने बोला कि हमारे रिश्तेदार है, मेरा भांजा है, मेरी बहन के देवर का लड़का है, हमारा ख़ानदान है और हमें हमारे ख़ानदान पे बहुत नाज है और तुम हमारे ख़ानदान के लिए बहुत परफेक्ट हो। हम आपको किसी भी तरीके से लेके जाएंगे। हम आपको हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं, लक्ष्मी बनाना चाहते हैं। लक्ष्मी मान चुके हैं, बस आप हाँ बोलो। तो फिर अगर आपको कुछ भी तकलीफ़ होती है तो आपको हमारे घर आना है, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और उसका बेटा जिसका नाम है संजय, वो मेरा भाई है जो मेरा कन्यादान करेगा उसकी पत्नी के साथ, जिसके 2 बेटे भी हैं। एक बेटा था कुछ 8 या 9 साल का, दूसरा बेटा था कुछ 11 साल के आसपास। और उसकी बीवी जो मुझे बोलती थी कि तू मेरी छोटी बहन है, तुमको हम ऐसे ही घर में या किसी के साथ नहीं ले जाएंगे। देखो मैं यहाँ इतने साल से हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। छोटी मोटी जो बातें होती है तो वो तो धीरे धीरे संभल जाएगी। हम लोग हैं ना, 1-2 लोग ऐसे होंगे तो हम बैठे हैं, बाकी तू मेरी छोटी बहन बन के रहेगी। और संजय मेरा भाई तो है, मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। कुछ भी होगा तो वो आके खड़ा रहेगा। 20 साल हो चुके हैं, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो संजय ने और उसकी बीवी भावना ने, उसके पिता नंदलाल परमार ने मुझे बोला हमारे घर की बेटी हो। संजय ने बोला मेरी बहन हो। भावना ने बोला कि जब इन्होंने तुम्हें बहन बोल दिया है तो तुम्हें और कुछ सोचने की ज़रूरत क्या है, शादी कर लो। और ये तो सिर्फ प्यार से बात करने की बात थी जो मुझसे मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने हो रही थी। लेकिन पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा था, क्या कुछ हो रहा था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, वो उनकी इम्पैक्ट मेरे माइंड पे और मेरी दिल पे कैसे आई और वो सब सिचुएशन का बेनिफिट इन लोगों ने कैसे लिया, वो तो मुझे जैसे पीछे पड़े थे। मैं और मेरी माँ कुछ कर नहीं पाए, बहुत सारे डिस्प्यूट करवा दिए हमारी इंटरनल फैमिली में। मैं स्टूडेंट थी, शॉक में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट उन्होंने इमोशंस के साथ और मेरा ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया, मेरे कंट्रोल में भी कुछ नहीं था। मैं सिर्फ स्टूडेंट थी और पढ़ाई के आगे भी क्या करना है उसके लिए भी सोचना भी बहुत मुश्किल था। शायद मैं वो सोच रही थी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कैसे क्लियर करूँगी मैं, जैसे कि हर स्टूडेंट सोचता है। कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि वो लोग ऐसे पीछे पड़ गए, ऐसे पीछे पड़ गए कि उन्होंने बातें ये फैलाना शुरू कर दी, शादी मुझे करनी है तो कोई बीच में मत आओ। मतलब मुझे शादी करनी है, ऐसा मैं बोल रही हूँ कि मुझे किसी से रिश्ता नहीं रखना है, ऐसी बातें उन्होंने फैलाना शुरू किया। और ऐसे ऐसे बहुत कुछ हो गया मेरे साथ। मैं सोचती रह गई, लोग मुझे बुलाना बंद कर दिया, मेरे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हो गई। मेरी माँ मेरे साथ में थी लेकिन वो खुद भी डिप्रेशन में थी, उनको खुद का भी होश नहीं था। उनको खिलाना पिलाना, उनको नहलाना धुलाना, ठीक से खाना बनाना या खुद अपना हाथों से वो खा सके ऐसी कंडीशन उनकी भी नहीं थी। ऐसे में उन लोगों ने मुझे और मेरी माँ को अपने कंट्रोल में ऐसे ले लिया कि हम लोग होमलेस हो गए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं सूझा, मुझे सिर्फ यही सोच आ रही थी दिन रात कि अब मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि घर से बाहर हूँ तो मुझे एक घर की व्यवस्था पहले करनी है। मेरी माँ को मैं रोड पे नहीं रख सकती हूँ। तो मैंने साथ ही साथ में एक छोटा सा काम लिया जहाँ पे मुझे उस वक्त कुछ 1800 से 2000 रुपये महीने के मिल रहे थे। 1800 से 2000, आप सोच सकते हैं उसमें क्या होगा। हमारे 3 लोगों का, 3 फीमेल जी, 3 लोग, मैं आगे बताऊंगी कि तीसरा कौन है, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उनको ये हुआ कि मैंने एक रूम लिया रेंट पे, जहाँ पे उसका रेंट था 1100 रुपये। 1800 या 1900 रुपये आने वाले थे, वो तो कब आएंगे पता नहीं, लेकिन मुझे 1100 रुपये भाड़े का इमरजेंसी में एक रूम मिला जहाँ पे मैं और मेरी माँ रह रहे थे और बाकी कुछ भी नहीं था, खाली रूम। अभी खाना पीने की व्यवस्था करना, बर्तन की, पानी की या कपड़े, ये सब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली रूम। मैं और मेरी माँ, हम लोग वो डिप्रेशन से या वो कंडीशन से बाहर नहीं आ रहे थे। मैंने ना कोई दुनिया देखी थी, ना मेरी पढ़ाई के बारे में कुछ सोच सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन इन दोनों ने हमारी वो सिचुएशन में भी इतना फ़ायदा उठाया कि एक ही बात की शादी कर लो। तो फिर उसमें ऐसा हुआ, बस शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, सब प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, तुम अपने घर चली जाओगी, कुछ भी हो तो हम बैठे हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। संजय जो है वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा कन्यादान करेगा, घर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी माँ को भी अपने साथ रख सकती हो। मैंने एक बारी बताई, मैं मेरी माँ को ऐसे रोड पे अकेले तो नहीं छोड़ सकती हूँ, उनकी हालत ठीक नहीं है। तो मुझे ये बताया गया कि नहीं, वहाँ पे तुम अपने मम्मी को भी अपने साथ रख सकती हो एज अ फैमिली, क्योंकि वो लड़का जो है उसकी भी माँ नहीं है, वो गुज़र चुकी है।
समझे। वो गुज़र चुकी है, उसको भी एक माँ की ज़रूरत है और वो तुमको बहुत पसंद करे, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। एंड दे क्लेम टू कीप मी हैप्पी। मुझे पढ़ना है तो वो पढ़ाएंगे, मुझे पढ़ना है उतना पढ़ाएंगे, मुझे जो पढ़ना है पढ़ाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। यहाँ पे हमारा कल्चर ऐसा है, लेकिन वहाँ पे कहाँ, कर्नाटक में कोई भी रोकने वाला या टोकने वाला नहीं है। वो खुद वेल एजुकेटेड है और वो चाहता है कि उसकी वाइफ भी पढ़े लिखे। ये सिर्फ बात थी जो बात बोल रहे थे उसके मुंह की, ठीक है। अभी जिसके बारे में बात हो रही है उसको तो शायद ये पता भी नहीं चल रहा है कि क्या बात चल रही है। दुल्हे राजा को कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो मेरी शादी करा दी गई, लेकिन जहाँ पे मैं रह रही थी, जो रूम में हम लोग रह रहे थे, हम स्ट्रगल कर रहे थे, एक एक मिनट हम स्ट्रगल करेंगे। खाना पीना, रहने के लिए बर्तन, खाने के पकाने के लिए बर्तन, खाना खाने के लिए बर्तन, कुछ भी नहीं था। ऐसी जगह पे रूम लिया था क्योंकि हमको ये सोचना था कि मेरी जो 2000 या 1800 सैलरी है उसमें हमको रेंट एडजस्ट करना है। तो जहाँ मिलती है वहाँ पे हमने वो रूम अवेल लिया था और वो बहुत ही बैकवर्ड एरिया था जहाँ पे हम रह रहे थे। ऑलरेडी लाइफ में पहली बार ये कंडीशन और ये सिचुएशन देखी थी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे विलन बना दिया, मेरे रिलेटिव्स, मेरे परिवार वालों, मेरे बड़ों के सामने, जिसके बारे में मुझे कुछ अभी तक पता ही नहीं है। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता है। मैं सिर्फ वो डिप्रेशन में जा रही हूँ। मेरे पापा के जाने के बाद सब लोगों ने मुँह फेर लिया, सब लोगों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, जो कि हुआ भी। हम जानते हैं कि 80% 70% लोग होंगे, लेकिन सब लोग नहीं थे। तो मैं डिप्रेशन में जा रही थी कि मुझे सब लोगों ने पापा के बाद निकाल दिया। फिर भी मेरा कोल्ड रिएक्शन देख के उनकी सब बातों पे वो लोगों ने दिन ब दिन अपना षड्यंत्र को जारी रखा। कुछ ना कुछ रोज़ स्टोरी लेके आते, रोज़ हमें कन्विंस करते, रोज़ हमें पूछते कि आपकी क्या डिमांड, आपको क्या चाहिए, आपको क्या डाउट्स है, आप अगर कुछ भी है तो हमें बताइए, हम हर तरीके से अग्री है। तो उस वक्त तो मुझे दुनिया या लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ इतना जानती थी कि मुझे मेरी माँ की देखभाल करनी है, अपने पढ़ाई पूरी करनी है और फिर मैं एक अच्छा सा जॉब ले लूँगी, जो हर माँ बाप या हर कोई नॉर्मली सोचता है। उससे ज़्यादा अभी तक कुछ पता नहीं था। लेकिन ट्विस्ट तब आया कि हमने ऐसे कर करके कुछ 15 दिन निकाले और 15 दिन के बाद उनकी ये आई, आप दोनों हमारे घर पे चलो। किसके? नंदलाल परमार के घर पे, जो खुद को मेरा पिता क्लेम करता है। संजय परमार के घर पे, जो खुद को मेरा भाई, बड़ा भाई बताता है। भावना परमार, जो संजय परमार की वाइफ है, वो मुझे अपनी ननद बताती है, छोटी बहन बताती है, और वो हमेशा मेरे सर पे हाथ रखेगी क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन हूँ, ठीक है। तो ये बात हुई और उन लोगों ने हमको 2 दिन में इतना कन्विंस किया। मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं काम पे जा रही थी, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, मैं 6 बजे निकल जाती हूँ, मैं कॉलेज जाती थी, पढ़ाई करती थी, वहाँ से 10 बजे निकल के 10:30 साढ़े 10 बजे निकल के सीधा काम पे जाती थी। मेरी मम्मी की यहाँ पे क्या हालत है मुझे कुछ नहीं पता, सीधा काम पे जाती। वहाँ से रात को 7:30 8 बजे मैं वापस आती हूँ। खाने पीने का कोई मेरा अरेंजमेंट नहीं है, मेरी माँ क्या खाती होगी, वो सोच सोच के मैं पागल हुए जा रही हूँ। बट उन लोगों ने इतना फ़ायदा उठाया मेरी सिचुएशन का कि हमको बोला कि आप दोनों तीनों लोग हमारे घर पे रहोगे, क्योंकि जब मैंने तुमको बेटी मान लिया है तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। कुछ प्रॉब्लम बाद में होती है तो जिम्मेदारी मेरी है। शादी के बाद नंदलाल परमार खुद, जो मेरा पिता क्लेम करता है, वो मेरे साथ रहेगा शादी के बाद कुछ महीनों तक और देखेगा कि वो लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। फिर वो वापस आएगा, क्योंकि वो तो निवृत्त इंसान है, वो निवृत्त है, वो बड़ा है, उसने दुनिया देखी, उसे समाज देखा है, समाज के लोगों में वो बैठता उठता है, वो बहुत ही दयावान है। यहाँ पे भावना आती है, वो मेरे माइंड में अपने भांजा या अपना देवर समझो, अपना खुद फ्लर्ट करती है उसके साथ। मैं देख भी रही हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आता है। आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन बहुत ही मेरे लिए वर्स्ट होती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं, क्योंकि नया काम है, वो नया काम सीख रही थी मैं। पढ़ना है, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, 2 महीने 3 महीने के बाद मेरी एग्ज़ाम्स होगी, शायद 2 महीने भी नहीं, 1 डेढ़ महीने के बाद मेरी एग्ज़ाम्स थी। मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। मेरे पास बुक्स भी नहीं थे क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिया था, ठीक है। जब हमारे रिलेटिव्स के और घर के साथ डिस्प्यूट हुआ, हमने कुछ नहीं लिया था, तो मेरे बुक्स भी नहीं थे। तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी, किससे करूँगी? तो उन लोगों ने ऐसा बोला कि हम पढ़ाएंगे, तुम हमारे घर चलो। और भावना आई थी
बोल रही थी कि तब तुम्हारा भाई है, तुमको क्या सोचना है, तुम शादी कर लो, अपने घर चले जाओ, अपनी ज़िंदगी देखो, खुशी खुशी रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब लोग तुम्हें बुलाने लगेंगे, किसी की कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बैठे हैं, हम बड़े हैं, हम समाज में बैठते हैं, हम सबसे बात करेंगे कि तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम्हें भी जीने का हक है। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ये बात, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पर इन लोगों ने तो बहुत ही बड़ा षड्यंत्र, बहुत सारा कुछ जैसे कि मैंने एक ब्लॉग में बताया, आगे की रील में ज्योतिष भी खुद का खड़ा किया था, जो बोल रहा था कि 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, तो मैं वहीं पे ही खुश रह सकती हूँ। और क्या चाहिए। लड़का भी अच्छा दिखता है, अच्छा बिजनेस करता है, अच्छा बिजनेस करता है। क्या बिजनेस है, उसकी खुद की फैक्ट्री है, ही इज़ अ ओनर, ठीक है, वो ओनर है, उसके पास टाइम ही नहीं है कहीं भी आने का, जाने का, या मुझे देखने तक आने का टाइम नहीं है। आप समझ सकते हो, ही इज़ 27 ईयर ओल्ड, शादी भी करना चाहता है, पागल है वो, लेकिन उसके पास लड़की देखने का टाइम नहीं है। और उसने डिसाइड कर लिया कि वो शादी करना चाहता है। उसने 60 गर्ल्स देखी है, कोई पसंद नहीं आई, मैं उसको पसंद आ गई, लेकिन देखने का टाइम नहीं है। मैं तड़प रही थी देखने के लिए, क्योंकि मेरे मन में भी एक था कि अगर मेरी शादी हो रही है तो वो इंसान कैसा है, कैसा दिखता है, मैं उससे बात करूं। टीन एज की या वो एज की जो हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी जो भावनाएं होती है, वो सब दबे के दबी रह गई थी। लेकिन ये भावना ने मेरी वो सारी फीलिंग्स को जगाया और मुझे बताया कि मैं सिर्फ उसके बारे में सोचूं, और मैं अपनी शादी के बारे में सोचूं, मैं हमारे रिश्तों के बारे में सोचूं। हर तरीके से मेरे आसपास मंडलाती रहती थी और यही बातें करती रहती थी। समहाउ हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है, मैंने वो लड़के के नाम करना शुरू किया, और उसके लिए उन्होंने इंगेजमेंट अरेंज कर भी दी, जिसके बारे में सब कुछ फिक्स हो जाने के बाद मुझे और मेरी मम्मी को और हमारे साथ जो तीसरा इंसान था उसको बताना शुरू किया कि हमने अरेंजमेंट कर दी है, तो अब आप उसके लिए तैयारी शुरू करो। और मुझे बोला गया कि तुम पढ़ाई लिखाई अभी छोड़ दो, पहले तुम इस पे ध्यान रखो, फिर ये तो उसके बाद भी हो जाएगा, तुम वहाँ पे जाके भी अच्छी पढ़ाई कर सकती हो, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि मैं उसको पढ़ाऊँगा। मुझे जान के ये खुशी हुई कि हमारे फैमिली में, हमारे कल्चर में किसी लड़के का ये बोलना कि मैं लड़की को पढ़ाऊँगा, वो बहुत बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स बात हो जाती थी। सोचना भी पॉसिबल नहीं था वो टाइम पे, और सोचना तो बहुत दूर की बात है, एक लड़का पढ़ा लिखा होना, इवन 12th पास भी होना और मिलना बहुत मुश्किल बात थी। तो वो बात मुझे उसकी एक अच्छी लगी। दूसरी बात थी कि ये लोग सीधा शादी की बात कर रहे थे, तो उस ज़माने में लड़के जो छिछोरापंती करते होते हैं, आई एम नॉट दैट पर्सन, तो मुझे वो सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना, चुप चुप के मिलना। उससे ये लोग सीधा डायरेक्ट घर पे शादी की बात कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात थी। बाकी कौन था वो तो मैंने अभी तक सोचा नहीं था, कि मैं सिर्फ वही देख रही हूँ जो मुझे समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और मुझे और मेरी माँ को, हम तीनों को यूज़ किया जा रहा है उनके हाउस कोर्स में। हम तीनों को अपने घर पे ले गए ये बता के कि हमको रूम का रेंट देने की या मेरी पढ़ाई ख़राब करने की, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंगेजमेंट हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर, और उसके बाद शादी की प्लानिंग करेंगे, तो तुम रिलैक्स रहो और ये सब स्ट्रेस मत लो, क्योंकि हम बैठे हैं, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाभी है, ये तुम्हारा ही परिवार है।